गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने पिछले सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हुए शीत युद्ध के ऊपर पुनः चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में शीत युद्ध का अर्थ, परिभाषा और शीत युद्ध के स्वरूप के बारे में चर्चा करी थी। साथ ही हमने शीत युद्ध के विभिन्न साधनों की भी चर्चा की थी। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे शीत युद्ध के विकास और उसके प्रमुख चरण के बारे में। ये माना जाता है कि शीत युद्ध के निम्न 4 प्रमुख कारण ऐसे रहे जिनके कारण दुनिया भर में शीत युद्ध बहुत तेजी से विकसित हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से प्रथम कारण 1942 से 1944 तक द्वितीय मोर्चे का प्रश्न के रूप में जाना जाता है। अर्थात जैसा कि हमें पता ही है कि शीत युद्ध काल के दौरान पश्चिमी और पूर्वी छोर के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ उदित हुए थे। पश्चिमी समूह के अंतर्गत ब्रिटेन और फ्रांस अमेरिका के साथ थे। एक जो दूसरी धुरी बनी थी युद्ध के दौरान इटली, जर्मनी और जापान की, वह पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया था और इस संदर्भ में सोवियत संघ को दोनों ही शक्तियों से निरंतर संघर्षरत होना पड़ रहा था। इस स्थिति का सोवियत संघ ने निरंतर विरोध किया और इसे कहा जाता है कि सोवियत संघ के द्वारा दोनों मोर्चों पर शीत युद्ध काल के दौरान संघर्ष करना वह उसके लिए अत्यंत कठिनतम स्थिति थी, लेकिन वह दोनों मोर्चों को संभाले रहा। यह एक बहुत बड़ा कारण रहा युद्ध की समाप्ति के बाद में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच दूरियां बनने का। द्वितीय कारण के रूप में हम जान सकते हैं कि 29 मार्च 1944 से फरवरी 1945 तक सोवियत सेनाओं द्वारा पूर्वी यूरोप पर पूर्णतः अपना अधिकार जमाया गया और जिसका निरंतर पश्चिमी शक्तियां विरोध करती रहीं, किंतु सोवियत संघ टस से मस नहीं हुआ। एक तीसरे प्रमुख कारण के रूप में 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा प्रथम अणुबम का हिरोशिमा जापान के शहर पर प्रयोग किया जाना, पूरी दुनिया इससे स्तंभित हो गई और सोवियत संघ जैसी शक्ति अब एक नए सिरे से शीत युद्ध काल को आगे बढ़ाने में तत्पर होने लगी। चौथे प्रमुख कारण के बीच में हम मान सकते हैं कि सोवियत संघ व अमेरिका के बीच पारस्परिक संघर्ष व विरोध की परिस्थितियां निरंतर बनती चली गई। उपरोक्त प्रमुख कारणों के आधार पर हम दुनिया में व्याप्त शीत युद्ध के विभिन्न चरणों को निम्न रूप से जान सकते हैं। शीत युद्ध के विभिन्न चरण इस प्रकार हम विभाजित कर सकते हैं। प्रथम 1917 से 1945 तक का काल। इस काल के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही साम्यवादी एवं पूंजीवादी व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष व्याप्त हो गया। वह कोई भी कारण रहा हो, लेकिन दोनों ही शक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध निरंतर आवाज उठाने लगी। 1946 से 1953 के बीच का काल शीत युद्ध को आगे बढ़ाने में और भी अधिक महारत हासिल करने लगा, जिसके कुछ निम्न कारण प्रमुख रहे। प्रथम कारण के रूप में माना जाता है फुलटन भाषण। तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा अमेरिका के फुलटन नगर में 5 मार्च 1946 को एक भाषण दिया गया, जिसकी शुरुआत में ही सोवियत संघ और साम्यवाद के विरोध की आवाज़ उठाई गई, जिसका पुरजोर रूप से सोवियत संघ के द्वारा विरोध दर्शाया गया और यह फुलटन भाषण शीत युद्ध का एक बहुत बड़ा कारक जाना जाता है। दूसरे रूप में अमेरिका के द्वारा विभिन्न नई नीतियों का अनुसरण करते हुए दुनिया के छोटे, गरीब, पिछड़े, विकासशील राष्ट्रों को अपने समूह के साथ बांधना। उसमें आर्थिक सहयोग की नीति प्रमुख रूप से जानी जाती है। इसमें एक रहा ट्रूमैन सिद्धांत और दूसरी रही मार्शल योजना। ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत 12 मार्च 1947 को अमेरिका के द्वारा आर्थिक सहायता के माध्यम से साम्यवाद के प्रसार की नीति को रोकने का वादा किया गया। मार्शल योजना के तहत 23 अप्रैल 1947 अमेरिकी विदेश सचिव के परामर्श पर पश्चिमी यूरोप के देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता
की नीति को मार्शल योजना का नाम दिया गया। इससे साम्यवादी सोवियत संघ का इस क्षेत्र में बढ़ना रुका। इसके प्रत्युत्तर में तत्कालीन समय में ही सोवियत संघ ने भी कुछ नई नीतियों को अंजाम देने का प्रयास किया, जिसमें वह बहुत हद तक सफल भी माना गया, जिसमें प्रमुख रूप से रहा बर्लिन की नाकेबंदी। तत्कालीन जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर चारों ही शक्तियों, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ का आधिपत्य रहा, और 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी की, जिससे दोनों ही महाशक्तियों के बीच में तल्खी बढ़ गई। अमेरिका निरंतर विरोध करता रहा, लेकिन सोवियत संघ ने उस विरोध को अनसुनी करते हुए अपनी सेनाओं का जमावड़ा वहां स्थापित किया, और देखते ही देखते बर्लिन जो है वह दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन। पूर्वी जर्मनी पर पूर्णतः सोवियत संघ का आधिपत्य हो गया और शीत युद्ध और तीव्रतम रूप से आगे बढ़ता चला गया। इसके पश्चात जर्मनी का विभाजन एक बहुत बड़ा कारक शीत युद्ध में माना जाता है। इसके अंतर्गत अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने जर्मनी के पश्चिमी क्षेत्रों का एकीकरण करके पश्चिमी जर्मनी देश घोषित किया। 21 सितंबर 1949 को प्रत्युत्तर में जर्मनी के पूर्वी भाग को सोवियत संघ द्वारा पूर्वी जर्मनी के रूप में घोषित किया गया 7 अक्टूबर 1949 को, और दुनिया देखते ही देखते दो भागों में विभाजित होने लगी। इसके पश्चात नाटो की स्थापना अमेरिका के द्वारा की गई। नाटो एक ऐसा सैनिक गठबंधन जो सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर स्थापित किया गया। 1949 में अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम यूरोप के देशों के साथ मिलकर यह सैनिक गठबंधन बनाया गया, और इसके अंतर्गत आक्रांता राष्ट्र के द्वारा किसी भी राज्य पर अगर आक्रमण किया जाए तो संगठन से जुड़े हुए सभी राज्यों के द्वारा संबंधित आक्रांता राज्य के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही करने का निश्चित किया गया। इस नाटो गठबंधन की स्थापना के पश्चात सोवियत संघ भी इसके प्रत्युत्तर में एक नए गठबंधन की तलाश करने लगा, और अंततः वह इसमें सफल भी रहा। इसी बीच एक और बड़ा कारण माना जाता है शीत युद्ध के बढ़ते चरण में, वह है चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना। चीन में राष्ट्रवादी शासन का तख्ता माओ द्वारा पलटकर साम्यवादी शासन 1 अक्टूबर 1949 को स्थापित हुआ, जिससे सोवियत संघ की शक्ति मजबूत हुई और दुनिया में एक और साम्यवादी शक्ति उभर कर सामने आई। अमेरिका ने इसका निरंतर विरोध किया। इसी दौरान इसी क्षेत्र का एक छोटा सा देश कोरिया, यह कोरिया युद्ध 1950 से 1953 तक जारी हुआ, और इस पूरे 3 साल के समय में अमेरिका और सोवियत संघ इनडायरेक्ट रूप से इस युद्ध में अपने आप को आगे बढ़ाती रही अप्रत्यक्ष रूप से, और ऐसा लगने लगा कि पुनः विश्व में क्या तृतीय महायुद्ध होगा, लेकिन तृतीय महायुद्ध तो नहीं हुआ। कोरिया जैसा छोटा देश दो भागों में विभाजित हो गया, एक उत्तरी कोरिया बना और एक दक्षिणी कोरिया बना। उत्तरी कोरिया को साम्यवादी समूह से जोड़ा गया और दक्षिणी कोरिया अमेरिका के नेतृत्व में आगे बढ़ने लगा, और शीत युद्ध की तीव्रता और भी तीव्रता से आगे बढ़ती चली गई। इसी काल में अमेरिका ने जिस जापान को तहस नहस किया था, उसके साथ सितंबर 1951 को एक संधि स्थापित की गई, और इस संधि के स्थापना के साथ ही पूर्वी एशिया में अमेरिका के कदम तेजी से आगे बढ़ते चले गए। यह साम्यवादी सोवियत संघ और चीन को गवारा नहीं हुआ और इसका प्रत्युत्तर खोजा जाने लगा। वस्तुतः इस काल में चर्चिल, ट्रूमैन, मार्शल, डलेस, स्टॉलिन जैसे विश्व स्तर के नेताओं ने शीत युद्ध को काफी आगे बढ़ाया। 1953 से 1958 तक का काल भी शीत युद्ध को विकसित करने में लगा रहा। 1953 में सोवियत संघ के शीर्ष नेतृत्व स्टॉलिन की मृत्यु हो गई और क्रुश्चेव नए राष्ट्रपति बने। यद्यपि क्रुश्चेव को एक उदारवादी नेता के रूप में भी जाना जाने लगा, किंतु शीत
प्रतिस्पर्धा को कम नहीं किया गया, बल्कि यह धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। 1953 में ही सोवियत संघ के द्वारा अणु परीक्षण किया गया। हिंद चीन के प्रदेशों पर आधिपत्य हेतु, जिसमें वियतनाम, लाओस, कंबोडिया जैसे देश आते हैं, उनके ऊपर आधिपत्य जमाने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच निरंतर प्रतिस्पर्धा जारी रही। 8 सितंबर 1954 को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अमेरिका के द्वारा सीटो नामक सैनिक गठबंधन की स्थापना हुई और इस प्रकार अमेरिका ने धीरे धीरे एशिया में भी अपने पांव पसारने शुरू किए। इसके अतिरिक्त एक जो बहुत बड़ा सिद्धांत स्थापित हुआ वह रहा आइजनहावर सिद्धांत। अमेरिकी कानून में संशोधन करते हुए वहां के राष्ट्रपति को साम्यवाद प्रसार को रोकने हेतु मध्य पूर्व के देशों में स्वविवेक से सेना तैनात करने का अधिकार दिया गया और इसी के तहत पश्चिम एशिया में भी अमेरिका के कदम तेजी से आगे बढ़ने लगे और 1955 से 1958 तक के काल में पश्चिम एशिया में तेल विवाद, स्वेज संकट, लेबनान में अमेरिकी फौज, इराक की क्रांति जैसे अवसरों पर शीत युद्ध उग्रतम हो गया। उपरोक्त विभिन्न कारक तत्वों को देखते हुए दुनिया में ऐसा जान पड़ा कि तृतीय महायुद्ध अति शीघ्र ही होने वाला है। और स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि शीत युद्ध ने पूरी दुनिया के छोटे और गरीब देशों को अप्रत्यक्ष रूप से इसका सहभागी बना दिया। यद्यपि आर्थिक और सामाजिक स्थिति इन देशों की अत्यंत जर्जरित हुई, किंतु और कोई विकल्प सामने नहीं दिखाई देता था, केवल इसके कि कुछ राष्ट्र जो अमेरिका के नज़दीक रहे, कुछ राज्य जो सोवियत संघ के नज़दीक रहे और शीत युद्ध निरंतर आगे बढ़ता चला गया। आज के इस लेक्चर में हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम शीत युद्ध के उग्रतम स्वरूप को और आगे देखेंगे और किस प्रकार शीत युद्ध का अंत हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।